आज से हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस जो ऑप्शनल पेपर है जेपीएससी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और एसईएफ के लिए इसका सिलेबस को कवर करना हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, फिर पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर के रिलेटेड, देन लिथोस्फेयर, देन एटमॉस्फेयर और लास्ट में बायोस्फेयर के रिलेटेड। और ये जो बायोस्फेयर वाला पार्ट है यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा जरूर। तो हम लोग जो आज जो डील करेंगे वो सिर्फ हम लोग सब यूनिट 1A के साथ डील करेंगे। एक लेक्चर में मैं सिर्फ एक ही सब यूनिट को कवर करूंगा और हम लोग को पता है कि हम लोग हर यूनिट को लगभग 4 से 5 सब यूनिट में डिवाइड किए हैं और मैं एक लेक्चर में सिर्फ एक ही सब यूनिट को मैं कवर करूंगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, फिर देखेंगे हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लास्ट में बायोस्फेयर को। हम लोग को पता है कि हाइड्रोस्फेयर किसको बोलते हैं, वाटर पार्ट को, वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ। फिर लिथोस्फेयर रॉकी पार्ट बोले तो लैंड को। देन ये जो एटमॉस्फेयर ये है ब्लैंकेट ऑफ अर्थ दैट इज बाय एयर, तो ये एयर पार्ट को बोलेंगे। फिर बायोस्फेयर ये जो तीनों मिलता है वाटर लैंड और एयर और जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर। बोले तो ये मान लो आपका है हाइड्रोस्फेयर, ये लिथोस्फेयर और ये एटमॉस्फेयर। तो ये जो पार्ट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगा, ये जहाँ तीनों मिलेंगे उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर। तो यही तीनों कॉन्सेप्ट, ये चारों कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डील करेंगे और हम लोग इन्वायरमेंट के रिलेटेड भी थोड़ा देखेंगे। और ये जो नोट्स है ये क्रिस्प नोट्स बनाया हूँ मैं, ज़्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं किया हूँ। मैं जितना डिमांड करता है ये एग्ज़ाम उतना ही का नोट्स बनाया हूँ। अगर ज़्यादा करने जाओगे तो ये बहुत ही बड़ा नोट्स बन जाएगा। और जेपीएससी का हमको पता है कि जो ये क्वेश्चन जो आते हैं ये डायरेक्ट वर्ड्स जो होते हैं सिलेबस में उसी से उठाते हैं, इसीलिए ज़्यादा लेफ्ट राइट करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा एड ऑन करेंगे नोट्स में बाद में और भी, और आप लोग भी करो तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट according to the UNEP, environment is the sum total of all external forces, influences and conditions which affect the life, nature, behavior and growth of living organism। ये डेफिनेशन मेरे को बेस्ट डेफिनेशन लगा है इन्वायरमेंट का। तो अकॉर्डिंग टू यूनेप, environment is the sum total of external forces, influences and conditions which affect the life, nature, behavior and growth of living organism। इसको आप लोग रट जाओ, काफ़ी रहेगा ये। इट इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कंपोनेंट्स। टेंजिबल कंपोनेंट्स में आ गया आप लोग का जैसे रिवर्स एंड फॉरेस्ट्स, और इनटेंजिबल कंपोनेंट्स में आ गया आप लोग का जैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हो गए, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड आप लोग का क्लाइमेट, ये आपका intangible components में आ गया है। Environment includes both tangible and intangible components. It includes both natural and human-made elements also। तो आपका ये जो नेचुरल एलिमेंट्स में आ गया, नेचुरल एलिमेंट्स में आ गया जैसे एयर, वाटर, ये सब आप लोग का आ गया आपका नेचुरल एलिमेंट्स। वही ह्यूमन मेड एलिमेंट्स में आ गया जैसे बिल्डिंग्स, सिटीज, ये सब आपका etc, ये सब आपका आ गया आप लोग बोले तो ह्यूमन मेड एलिमेंट्स। ऑल्सो एनवायरनमेंट इज नॉट लिमिटेड टू सिंगल डायमेंशन। इसका एक ही डायमेंशन नहीं होता, इसका बहुत सारा डायमेंशंस होता है। इट स्पेन्स मल्टीपल स्केल्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू ग्लोबल। माइक्रोस्कोपिक में आ गया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपका ग्लोबल लेवल पे बोले तो इन वाइड एरिया, जैसे हो गया आप लोग आपका क्या इसको बोलेंगे, ग्लोबल लेवल पे क्या क्लाइमेट सिस्टम हो गया, इसको बोलेंगे आप। एक ऑर्गेनिज्म से लेकर आपका क्लाइमेट सिस्टम तक को ये लोग डील करता है, बोले तो इन्वायरमेंट डील करता है। ओके, अगला देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स में हम लोग जानते हैं कि इसमें दो टाइप का कंपोनेंट होता है, एक एबायोटिक कंपोनेंट और एक होता है बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग बायोटिक कंपोनेंट में
देखते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स बोले तो ग्रीन प्लांट्स, जो आप लोग का फूड खुद बना के खाते हैं वो लोग को बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ये लोग होता है प्राइमरी, मतलब सोर्स ऑफ, क्या बोले, मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यही होता है, ग्रीन प्लांट्स। तो ये जो हो गया प्रोड्यूसर्स, ये बायोटिक कंपोनेंट्स है। कंज्यूमर्स, जैसे हम लोग आ गए, एनिमल्स हो गया, ये सब आपका कंज्यूमर कंज्यूमर में आ गया बायोटिक कंपोनेंट का। और डिकम्पोजर्स, ये सब आपका हो गया, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो डिकम्पोज कर देता है कोई भी चीज़ को, तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। फिर वही आप अगर देखोगे एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपका आता है फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्या, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, ये सब आपका हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देख रहे हैं। तो एबायोटिक में आ जाता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट। वही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होता है, जिसमें जैसे हो गया वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। ऑल्सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी आता है। आप ये मत सोचना कि अगर ऑर्गेनिक है तो वो बायोटिक हो जाएगा, नहीं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सब आपका आ जाता है एबायोटिक में ही। और हम लोग को और एक चीज़ देखना है कि ये जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स आर इन द इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स। ठीक है, ये तो हम लोग का यहीं से डेफिनेशन से ही पार्ट आ गया। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया यहाँ तक। विच एक्ट्स एज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स, ये जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये सब एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम करता है। लिमिटिंग फैक्टर्स, लिमिटिंग फैक्टर्स कैसे? क्योंकि ये सब आपका जो कोई इन्वायरमेंट है उसको लिमिट कर सकता है। मतलब अगर आप ये देखो, ये टाइगर का ग्रोथ को ये एबायोटिक फैक्टर आपको रोक सकता है। जैसे कि आपका उस उस एरिया का जो है लिमिटिंग फैक्टर्स में, आप देखो मान लो उस एरिया का टेम्परेचर एक्सेस बढ़ गया, जैसे वो 60-70 डिग्री चला गया, और वहाँ पे सारा वेजिटेशन से लेकर एनिमल सारे खत्म हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर इंक्रीज। तो वो टेम्परेचर जो है वो एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम किया उस इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं ये एज अ लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं एक इन्वायरमेंट में। और आप लोग को ये चीज़ ज़्यादा इसमें ध्यान देना है कि कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है, कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट है। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट अब हम लोग को डील करना है। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में मतलब टोटल 3 इन्वायरमेंट होता है। जैसे एक नेचुरल इन्वायरमेंट, फिर मैन मेड इन्वायरमेंट, और एक सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। इसमें जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसका बेसिक जो काम है वो है सपोर्ट्स लाइफ, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, रेगुलेट्स क्लाइमेट। इट आल्सो इंक्लूड्स हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर। यही जो है इसी में आपका हम लोग को आगे जो पढ़ेंगे इसी पार्ट का नेचुरल इन्वायरमेंट का ही हम लोग को पढ़ना है। तो ये इसका मेजर का काम क्या है? सपोर्ट्स लाइफ, मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस एंड रेगुलेट क्लाइमेट। और ये जो इंक्लूड करता है जो हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर, इसी के रिलेटेड हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्यों बनता है? टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स। जैसे बट हाँ, ये कॉज करता है पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। अगला जो है सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, ये करता है शेप्स द ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन का जो आदमी का जो बिहेवियर है उसको बनाने में काम करता है। एंड ट्रेडिशंस, बिहेवियर के साथ ट्रेडिशन को। बट कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट्स एंड कल्चरल चेंजेस, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग को जो मेन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग डील करना है वो पढ़ना है हम लोग को नेचुरल इन्वायरमेंट के रिलेटेड। नेचुरल इन्वायरमेंट के रिलेटेड पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का और लिथोस्फेयर का, और ये तीनों जहाँ पे मिलेंगे उसको बोलते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस ऑफ इन्वायरमेंट, डायमेंशंस में अलग अलग डायमेंशंस का हम लोग को इन्वायरमेंट को देखना है। अलग अलग डायमेंशन से हम लोग ये जो डायमेंशंस है ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ भी चीज़ मिस नहीं करना चाह रहे हैं। ये चीज़ का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग को इफेक्टिव आंसर लिखने में भी कहीं काम आ जाएगा। जैसे फिजिकल डायमेंशन से अगर हम लोग इन्वायरमेंट को देख रहे हैं तो फिजिकल डायमेंशंस में क्या आ जाएगा? जैसे हम लोग का आ जाता है
वाटर, वाटर, एयर, सॉयल, ये सब आपका फिजिकल डायमेंशंस में हम लोग को देखना है, जिसमें फोकसेस ऑन ए बायोटिक फैक्टर्स। हाँ देखो ये सब ए बायोटिक फैक्टर्स है। अब सॉइल को मत बोलना कि ये बायोटिक फैक्टर है। सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो वो आपका ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक है। बट हाँ सॉइल जो है वो ए बायोटिक एलिमेंट है आपका, ठीक है। तो फिजिकल डायमेंशन focuses on abiotic factors that shape the ecosystem and influences life। ओके ये हम लोग को पता ही है कि एबायोटिक फैक्टर आपका लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग काम करता है, उसी टाइप का। अब बायोलॉजिकल डायमेंशन, बायोलॉजिकल डायमेंशन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे इसमें आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब इसमें आ जाता है। emphasizes biodiversity, ecosystem and interdependence of species। अगर बायोलॉजिकल डायमेंशन में इन्वायरमेंट को देखेंगे तो ये आपका emphasizes बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पेसीज। वही इसका कल्चरल डायमेंशन आप देखोगे तो ये आपका हाईलाइट्स द रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वैल्यूज, नॉलेज एंड इन द शेपिंग इन्वायरमेंट आउटकम्स। हाँ तो इसमें हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, जैसे ये तो हम लोग देख लिए हैं कि हाईलाइट करता है द रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वैल्यूज एंड नॉलेज इन शेपिंग इन्वायरमेंटल आउटकम्स। तो इसमें ये ज़्यादातर डील करता है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, वो सबको वो सबके थ्रू ये हाईलाइट करता है कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब अगला डायमेंशन हम लोग देखेंगे वो है इकोनॉमिक डायमेंशन। एडेसेस लाइक रिसोर्स डिप्लेशन, फिर रिसोर्सेज हो गए, फिर डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ये सब ये इकोनॉमिक डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट क्या होता है ये देख लो। पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशन इंक्लूड्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक पेरिस एग्रीमेंट, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशन में ये देख सकते हो। एथिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन में एक्सप्लोर्स द मोरल एंड emphasizes the concepts like environmental ethics, state stewardship and the intrinsic value of nature। आगे देखते हैं। The natural environment is composed of four major interconnected sphere। हम लोग का जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। जो हम लोग का नेचुरल एनवायरनमेंट है ये कंपोज किससे हुआ है, चार स्फीयर से। मैं बोला था पहला है हाइड्रोस्फीयर, दूसरा लिथोस्फीयर, तीसरा हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। यही चारों के रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है। और ये जो है हाइड्रोस्फीयर, मान लो ये हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है और ये आपका एटमॉस्फेयर है, तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग बायोस्फीयर। अब देखते हैं हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, lithosphere includes solid outer layer of the earth, atmosphere includes outer layer, बोले तो atmosphere is the layer of gases surrounding the earth। और वही बायोस्फीयर जो है ये ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ऑल इकोसिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट, या तो बोल सकते हैं वेयर ये जो आपका लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बाइस ये hydrosphere coincides, that part is known as where life possible is known as biosphere। आगे देखते हैं हाइड्रोस्फेयर, एक एक करके अब हम लोग देखेंगे। हाइड्रोस्फेयर is the combined mass of water found on, under and above the surface of the planet। Around 71% of the Earth's atmosphere is covered by water, जिसमें से 97% फाउंड इन ओशियन, ठीक है, एंड ओनली 3% इज फ्रेश वाटर, ठीक है। इट एक्ट्स एज अर्थ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, इट्स एक्ट एज अर्थ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, बोले तो ये आपका टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन करके रखता है बाय एब्जॉर्बिंग हीट एंड इन्फ्लुएंसेस वेदर पैटर्न्स आल्सो। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर।
सरफेस वाटर जिसमें इंक्लूड्स ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स। सेकेंड, ग्राउंड वाटर में इट इंक्लूड्स वाटर stored under the ground underground in aquifers। एक्विफर्स आप जानते होंगे क्या होता है। ये एक मतलब होता है ना पार्ट जहाँ पे अर्थ के नीचे थोड़ा एरिया, मतलब एक पार्ट होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, उसको बोलते हैं एक्विफर्स। फिर वेल्स होता है, वेल्स के थ्रू हम लोग एक्विफर से पानी को निकालते हैं। फिर स्प्रिंग्स हो गए, ये सब आपका ग्राउंड वाटर में आ जाता है। फिर एटमॉस्फेरिक वाटर किसको बोलेंगे, जो वाटर वेपर के फॉर्म में जो मिलता है, क्लाउड्स में जो वाटर है उसको बोलते हैं, और प्रेसिपिटेशन से जो पानी मिलता है उसको। तो हाइड्रोस्फेयर क्या है, सम ऑफ ऑल वाटर, ठीक है, फाउंड ऑन, अंडर एंड एबव द अर्थ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एबव द सरफेस ऑफ द प्लानेट, जो अर्थ के बारे में बात हो रहा है। अगला देखो, हाइड्रोस्फेयर में हम लोग को वाटर साइकिल पढ़ना जरूरी है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें देखो कि सबसे पहले मतलब इस साइकिल में सबसे पहले स्टार्ट होता है एवापोरेशन से। एवापोरेशन का मतलब क्या, वाटर फ्रॉम द ओशियन, लेक्स एंड रिवर्स टर्न्स इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीट। देखो यहाँ पे जो है ये वेपर पानी जो है ये ऊपर चला गया, और ये एज अ वाटर वेपर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये होने के बाद एक तो यहाँ से पानी ऊपर जा रहा है, दूसरा पानी ऊपर जाने का है बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीजेस वाटर वेपर इनटू द एयर। यहाँ पे जो प्लांट्स है, जो भी प्लांट्स है, यहाँ से जो ट्रांसपिरेशन होता है बाय लिप्स, उस पत्तों से जो पानी जो निकल के जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। पहला स्टेप होता है इवापोरेशन, दूसरा स्टेप होता है आपका ट्रांसपिरेशन, फिर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब कि यहाँ से जो वेपर ऊपर गया, जो आपका पेड़ पौधा से जो पानी निकल के ऊपर गया, और ओशियन से जो पानी ऊपर गया, इससे या पॉन्ड से जो पानी ऊपर गया, वो जाके ऊपर जाके ठंडा हो गया, उसके बाद जो क्लाउड बना उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब क्लाउड बन गया, क्लाउड बनने के बाद होता है प्रेसिपिटेशन, बोले तो बारिश। वाटर फॉल्स एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल। अब इसके बाद होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब जब पानी बारिश से नीचे आ गया तो ये सिप्स इनटू द सॉइल, पानी सॉइल के अंदर चल जाता है, और रेप्लेनिश ग्राउंड वाटर को, फिर ये रेप्लेनिश ग्राउंड वाटर, तो ये ग्राउंड वाटर में फिर इंक्रीज लाता है, वाटर लेवल को फिर बढ़ाता है। परकोलेशन, परकोलेशन का मतलब होता है वाटर मूव्स डीपर इनटू द अंडरग्राउंड एक्विफर्स। जो एक्विफर्स बोले तो नीचे जो वाटर जो है, मतलब जमीन के नीचे जो एक्विफर्स है उसमें और डीप पानी भर जाता है। रन ऑफ, रन ऑफ का मतलब होता है जो एक्सेस वाटर फ्लोज हो जाता है, जो लैंड में ज़्यादा बारिश होने के कारण, जो इनटू द रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस। एक्सेस वाटर फ्लोज ओवर लैंड इनटू द रिवर्स, लेक्स एंड ओशियन। ये हो गया आपका वाटर साइकिल का। अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोस्फेयर। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोस्फेयर बोल सकते हो, या तो इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फेयर बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि रोल ऑफ हाइड्रोस्फेयर। तो सबसे पहला जो है वो है सस्टेनिंग लाइफ, बोले तो इट सस्टेन्स लाइफ। कैसे, सप्लाइज वाटर नेसेसरी फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पर्पस। दूसरा, रेगुलेट्स क्लाइमेट। कैसे, इन्फ्लुएंसेस टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड वेदर पैटर्न्स। पहला तो हो गया सस्टेन लाइफ, दूसरा रेगुलेट्स क्लाइमेट, तीसरा प्रिजर्व्स बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को भी बचाता है, सपोर्ट्स बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। चौथा, फैसिलिटेट्स द वाटर साइकिल, इंश्योर्स द कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पांचवा, offers economic advantage। कैसे, fuels industries such as fishing, tourism and hydroelectric power। offers economic advantage कैसे, by फिशिंग को प्रमोट करके, टूरिज्म को प्रोवाइड करवा के, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देके। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है ये हाइड्रोस्फेयर, ऑब्वियस है। असिस्ट इन रिप्लेसिंग अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, आप लोग जो पढ़े ऊपर। फिर प्रिवेंट सॉइल इरोजन,
ये जो है सॉइल इरोजन को भी बताता है। वाटर बॉडीज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्टेबलाइजिंग द लैंडस्केप। 8वां जो पॉइंट है वो सर्व्स एज नेचुरल रिसोर्स। ये हम लोग को पता है कि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, वाइटल फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोसेसेस। इंपॉर्टेंट है फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पर्पसेस। एड्स ट्रांसपोर्टेशन, जैसे रिवर में आप इधर से उधर आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, जैसे गंगा रिवर में आपका शिप चलता है। लेक्स ओशियंस फैसिलिटेट्स ट्रेड एंड ट्रेवल। 10वां पॉइंट कल्चरल एंड एस्थेटिक सिग्निफिकेंस, सेक्रेड वाटर बॉडीज एंड मरीन ब्यूटी एनरिचेज ह्यूमन लाइफ। ये तो सिंपल सा था। अगला आगे देखते हैं। थ्रेड्स ऑफ हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में क्या क्या थ्रेड्स आ रहा है, जैसे सबसे बड़ा थ्रेड तो वाटर पॉल्यूशन से ही है हाइड्रोस्फेयर को। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, फिर एक्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू हायर डिमांड ऑफ फूड एंड कंस्ट्रक्शंस, आगे अर्बन डेवलपमेंट जो हो रहे हैं इसके कारण, फिर ओशियन एसिडिफिकेशन, ये भी एक है। ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स का मतलब आप लोग जानते हो, जो समुद्र में कुछ या कहीं पे भी आप जो तेल वाला चीज़ आपका गिर जाए एक्सीडेंटली हो, या तो फिर आप जानबूझ के तेल गिरा रहे हो, जैसे डिस्चार्ज करते हैं आपका गंगा रिवर में जितने भी वेस्टेज हैं, बोले तो ऑयली वेस्टेज, वो कर रहे हैं तो वो भी आपका ऑयल स्पिल्स में आ जाता है। फिर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, ये भी थ्रेट है हाइड्रोस्फीयर के रिलेटेड, क्योंकि ये बिना मतलब क्या बोले, विदाउट आपका प्यूरिफिकेशन आप इसमें डायरेक्ट हाइड्रोस्फीयर बोले तो लेक्स पॉन्ड्स या तो रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं अपना गंदे पानी को, पॉल्यूटेंट्स को डायरेक्ट डिस्चार्ज कर देते हैं ये लोग। फिर डैम कंस्ट्रक्शन के कारण भी हाइड्रोस्फीयर डैमेज कर रहा है, थ्रेट है ये भी, डैम कंस्ट्रक्शन। फिर इन्वेसिव स्पेसीज, आपका हाइड्रोस्फीयर में कोई ऐसा स्पेसीज ले आया जो क्लीनिंग जो क्लीनिंग फिशेस हैं उसी को खा गया। वो कोई फिश लाए जो बाहर से लाए और वो उस एरिया का स्पेसीज नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेसिव स्पेसीज। तो वो प्लांट मतलब उस दूसरे फिशेस को खा के ख़त्म कर दिया, और वो फिश वही एरिया का जो वाटर है उसको क्लीन करने में काम होते थे। तो खत ये भी एक खतरा है आपका, थ्रेट है टू हाइड्रोस्फीयर। आगे देखते हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज फॉर हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को कैसे बचाया जा सकता है बोले तो, वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ, चाहे तो ग्राउंड, अंडरग्राउंड, अपर या तो सरफेस में जो है वाटर, उसको कैसे बचाया जा सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले वाटर कंजर्वेशन, हम लोग को बचा के चलना पड़ेगा पानी, ये तो है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बचपन से हम लोग सीखते हैं। पॉल्यूशन मैनेजमेंट ऑब्वियसली। चौथा है सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर प्रैक्टिसेस, ये भी हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, ये ये भी आप लोग बचपन से कर रहे हो और बचपन से ये सॉल्यूशन देख रहे हो कि कैसे पानी को हम लोग स्वच्छ रख सकते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रीयूज, ये तो कोई बोलने वाली बात है। मिनिमाइजिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पोल्यूशन, सेफगार्डिंग वेटलैंड्स एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, डिक्रीजिंग द plastics and chemical wastes, promoting public awareness and education। तो बस यही है, नॉर्मल सा था, इजी है। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एटमॉस्फेयर को पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर होता है आवर प्लानिट अर्थ। एटमॉस्फेयर का पहले हम लोग डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। आवर Our planet Earth is enveloped by a deep blanket of gases extending several thousands of kilometers above its surface। बोले तो अर्थ सरफेस से ऊपर है जो एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। दिस गैसियस कवर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस जो है यही आपका एटमॉस्फेयर कहलाता है। कंपेयर टू अर्थ रेडियस, अर्थ का जो रेडियस है, द एटमॉस्फेयर अपीयर्स टू बी ओनली अ वेरी थिन लेयर ऑफ गैसेस। बहुत ही पतला लेयर ऑफ गैसेस आपका ये माना जाता है। मान लो अर्थ का ये जो मान लो ये अर्थ है, तो इसका जो लेयर ये जो है रेडियस, इसको अकॉर्डिंग जो एटमॉस्फेयर है ये इतना भी पतला नहीं है, इतना भी नहीं है आपका। अर्थ के चारों साइड है ये ब्लैंकेट। ठीक है,
लेकिन ये बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू दिस रेडियस। हाउएवर, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ का जो ग्रेविटी है इसके कारण इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से ये भाग एटमॉस्फेयर नहीं सकता है, यही ग्रेविटी आपको खींच के रखता है, मतलब ये ब्लैंकेट को वो खींच के रखता है। द एटमॉस्फेयर इज अर्थ्स इनविजिबल गार्जियन, ये एक टाइप का इनविजिबल गार्जियन भी है, बिकॉज इट सील्स लाइफ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, रेगुलेटिंग क्लाइमेट एंड इनेबलिंग वेदर पैटर्न्स। ये सेंटेंस आप पढ़ो, कितना इम्पैक्टफुल है आपका। अगर आप इस सेंटेंस को आप अपना आंसर में ऐड करोगे तो ये एज अ इनविजिबल गार्जियन है जो सील्ड करता है लाइफ हम लोग का फ्रॉम 3 चीज। नंबर 1 हार्मफुल रेडिएशन, दूसरा बाय रेगुलेटिंग क्लाइमेट एंड लास्ट इनेबलिंग वेदर पैटर्न्स। ये बहुत सारा चीज को एक ही लाइन कवर कर ले रहा है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का हम लोग जानते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये नोट्स आप लोग को कहीं पे भी मिल जाएगा, इसीलिए इसमें हम ज़्यादा मेहनत नहीं किए हैं। और ये जोग्राफिकल फेनोमेनन है, मतलब जोग्राफी में इसको हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इसमें इन्वायरमेंट में जो था ये इसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं है, मतलब इसमें हम लोग बस आइडिया रखने के लिए इसको किया हूँ, उतना डेप्थ में स्ट्रक्चर को बारे में नहीं देखना है। ये जो हम लोग देखें ये आपका मतलब होता है ना, ये एनफ है। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे ये सब देखेंगे, सिग्निफिकेंस हो गया, थ्रेट हो गया, वो सबको देखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर जो अर्थ से जो सटा हुआ लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर। उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ट्रोपोस्फेयर। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जो अर्थ से सटा हुआ है। अर्थ से ही सटा हुआ आपका जितना भी मतलब है ना, माउंटेन्स हो गया, रिवर हो गया, या अप एरो ये क्या उसको बोलते हैं, माउंटेन्स हो गए, या तो आपका पेड़ हो गए, ये सारा आपका ट्रोपोस्फेयर में है। और ऑल वेदर फेनोमेनन भी कहाँ पे होता है, ऑल वेदर फेनोमेनन। ऑल वेदर फेनोमेनन का मतलब ऑल वेदर फेनोमेना यहीं पे होता है, फेनोमेना बोले तो, फेनोमेनन बोले तो ऑल वेदर फेनोमेनन यही ट्रोपोस्फेयर में होता है। बोले तो बादल वगैरह सारा यहीं पे बनता है, इसी में सारा बादल वगैरह बन के ख़त्म हो जाता है, आंधी आना कुछ भी होना सब यहीं पे होता है। इसके ऊपर वाला लेयर को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ही है ओजोन लेयर। इस ओजोन लेयर यहीं पे है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ओजोन रेडिएशन, यहीं पे आके ये आपको प्रोटेक्ट करता है। बोले तो ये हुआ। और इसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आपका एरोप्लेन चलता है। अब इसके ऊपर आप देखोगे तो वो है आपका मिजोस्फेयर, ये आपका सबसे कोल्डेस्ट लेयर माना जाता है इसमें। इसके बाद है आपका थर्मोस्फेयर, और सबसे आउटर लेयर है वो है आपका एक्सोस्फेयर। तो इसमें नॉर्मल सा है, टोटल हम लोग कितना लेयर देखें, 1 2 3 4 5, यही मेजर लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर का, ठीक है। जिसमें से आपका जो जो भी स्पेस शटल्स जो होते हैं वो आपका होते हैं कहाँ पे, यहाँ पे बोले तो आइनोस्फेयर में। ये जो आइनोस्फेयर जो है ये थर्मोस्फेयर के बाद जितने भी आते हैं, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर इसको बोला जाता है। जो ये जो थर्मोस्फेयर को ही दो पार्ट में ऊपर को बांटा गया है। तो आइनोस्फेयर में ही आपका स्पेस शटल्स वगैरह पाए जाते हैं। एरोरा फेनोमेना ये सब आपका होता है इस पार्ट पे, बोले तो आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में। तो ये आपका पार्ट हो गया आपका इन्वायरमेंट का, नहीं ये ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, तो उतना डेप्थ आपको देखने का जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग स्टिक रहते हैं। जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, अब इसमें भी वही देखो, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर या तो सिग्निफिकेंस या तो इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ये भी पहला है, सपोर्ट्स लाइफ, regulates temperature, shields UV radiation, influences weather and climate, facilitates the water cycle, supplies essential gases, protects against meteors, enhances communication। आयोनोस्फेयर में देखो कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमिटिंग होता है, रेडियो वेव्स यहीं से आते हैं आपका आयोनोस्फेयर से, यही फैसिलिटेट करता है। सर्व्स एज अ इंसुलेटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिवेंट्स फ्रॉम ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंजेस बिटवीन द डे एंड नाइट, क्योंकि ये जो है आपका ग्रीन हाउस गैसेस को ये ट्रैप करके रख देता है, जिसके कारण आपका जो एक टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन करके रखता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनेबल्स एविएशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन,
इस बिना एटमॉस्फेयर को पार किए हम लोग स्पेस को एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते हैं, तो ये भी एक फैसिलिटेट करता है। तो इसमें एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल गैस प्रोवाइड करता है, जैसे नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, वही ऑक्सीजन फॉर हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सील्स यूवी रेडिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलेट टेम्परेचर, तो वो तो मैं बता ही दिया कैसे, कि बाय मेंटेन्स द अर्थ टेम्परेचर बाय ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, अब अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें तो कुछ ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद पढ़ोगे ये समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, थ्रेट्स टू द एटमॉस्फेयर। तो पहला थ्रेट है एयर पोल्यूशन, इजी सा, इसमें कुछ बोलने वाली बात है। ग्लोबल वार्मिंग, ये मेजर थ्रेट है। एन एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप्स हीट रिजल्टिंग इन हायर टेम्परेचर। तीसरा है ओजोन लेयर डिप्लीशन। चौथा है एसिड रेन्स, सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स combine with rain damages the soil, water bodies and buildings। ठीक है, डिफोरेस्टेशन, फिर हो गया आपका डिफोरेस्टेशन, तो मेजर रोल है। फिर पार्टिकुलर पीएमपी बोले तो पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन, फाइन डस्ट, स्मोक एंड केमिकल compromises air quality and impact health also। इंडस्ट्रियल एमिशंस हो गए, ओवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑब्वियस बात है। radioactive pollution, burning of plastic and climate waste. This process releases toxic fumes, includes dioxins, furans, which contaminate the air। तो ये हो गया थ्रेट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आगे हम लोग देखते हैं वेज टू कंजर्व द एटमॉस्फेयर, कैसे हम लोग एटमॉस्फेयर को बचा सकते हैं। पहला है डिक्रीज द फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, इजी। रेगुलेट द इंडस्ट्रियल एमिशन, ये भी है। इनकरेज एफोरेस्टेशन, प्लांट्स व्लांट्स लगाओ, ठीक है। एम्ब्रेस क्लाइमेट ट्रांसपोर्टेशंस, जैसे ऑप्ट फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ दोज पेट्रोल व्हीकल्स हो गए, डीजल व्हीकल्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ अपना। फिर बाइकिंग। डिमिनिश एयर पोल्यूशन, लिमिट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट। प्लास्टिक्स एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, इसको कितना कम से कम मतलब लिमिट करो, आप बोले तो कम करो। यूटिलाइज इको फ्रेंडली फ्यूल्स, इको फ्रेंडली फ्यूल्स आ गए, जैसे बायोफ्यूल्स हो गया, ये सब का यूटिलाइज करो। हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी को लाने का ट्राई करो जल्दी से जल्दी। सेफगार्ड दी ओजोन लेयर, ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, तो उसको बचाने का जरूरत है। प्रोविट सबस्टेंसेज दैट डिप्लीट दी ओजोन लेयर, लाइक सीएफसी वगैरह आप लोग को यूज नहीं करना है। फिर आगे देखेंगे एडवांस वेस्ट मैनेजमेंट, बोले तो हम लोग को फोकस ऑन रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग टू डिक्रीज द पॉल्यूशन। रेज पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को बताओ सारा ये सब चीज़ के रिलेटेड। इन्फोर्स ग्रीन पॉलिसीज, बोले तो इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंट रेगुलेशन एंड एडवोकेट फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो ये इजी सा नोट्स है, पहला टॉपिक बहुत इजी है। आगे हम लोग देखेंगे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर थर्ड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। एटमॉस्फेयर देख लिए और हाइड्रोस्फेयर देख लिए। जो मेन पार्ट है यही पार्ट है, स्टार्टिंग का इतना ही हम लोग को करना है। वो तो इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ये सब थ्रेड्स वगैरह मैं खुद से ऐड ऑन किया हूँ, उतना जाने का भी जरूरत नहीं है। आप लोग को बस एक स्लाइड ही काफ़ी है, बोले तो एटमॉस्फेयर का एक स्लाइड, लिथोस्फेयर का एक स्लाइड और हाइड्रोस्फेयर का एक स्लाइड, जो इंट्रोडक्शन है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन इसमें हम लोग को चाहिए होता, लेकिन थोड़ा सा सेफ जोन में खेलने के लिए मैं थोड़ा और ऐड ऑन किया हूँ। जैसे द lithosphere is the rigid outer layer of the earth composed of crust and upper mantle of the earth extending up to 100 किलोमीटर डेप्थ। अर्थ जो है ये कितना तक 100 किलोमीटर डेप्थ तक जो है, मान लो यहाँ तक 100 किलोमीटर है, तो यहाँ तक का पार्ट को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। It consists of tectonic plates that floats on the semi-fluid asthenosphere। जो प्लेट जो है वो कहाँ पे आपका फ्लोट करता है, ये जो स्टेनोस्फेयर है उस पे फ्लोट करता है। स्टेनोस्फेयर पे क्यों फ्लोट कर पाता है, क्योंकि स्टेनोस्फेयर जो है ये लिक्विड फेज में रहता है, बोले तो सेमी सॉलिड फेज में रहता है वहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंडफॉर्म्स
जियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। यही जो है वहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, फ्लोट कर रहा है जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स, तो इसी के वजह से ये तीन होता है, लैंडफॉर्म क्रिएशन होता है और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस अकर होते हैं और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अलग जगह अलग रिसोर्सेज इसलिए मिलते हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ द फाउंडेशन फॉर लाइफ, प्रोवाइडिंग लैंड रिसोर्सेज एंड सपोर्टिंग इकोसिस्टम। ये जो है आपका बिना लैंड का बोले तो लिथोस्फेयर का, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर सपोर्टिंग इकोसिस्टम, बोले तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे, तो ये फाउंडेशन नीड है। इट्स एक्ट एज अ नेचुरल रिकॉर्ड ऑफ अर्थ पास्ट थ्रू रॉक्स एंड फॉसिल्स। ये आपका पास्ट का मतलब हिस्ट्री बता सकता है कि उस एरिया में क्या क्या हुआ है, क्यों, थ्रू किससे, वही रॉक से और फॉसिल से, क्योंकि उसमें आपका डेटिंग के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या हिस्ट्री था इस एरिया का या कुछ भी। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फेयर, ये भी वही है। सपोर्ट्स लाइफ कैसे, वो पढ़ लो आप। सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये नया है। यहीं से हम लोग को ये जो लिथोस्फेयर ही है सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। ये सब जो है इजी आप लोग को लग रहा है कि ये पॉइंट्स बहुत इजी इजी है, बट यही एग्जाम में हम लोग को याद नहीं आता है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए इसको रट जाओ आप लोग। रेगुलेट्स द कार्बन साइकिल, रॉक्स प्लेज अ रोल इन एब्जॉर्बिंग CO2, देयरफॉर अफेक्ट द क्लाइमेट। ठीक है, रॉक्स आपका CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। सपोर्ट्स एग्रीकल्चरल, सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, बिना लैंड का एग्रीकल्चर आप कैसे करोगे। स्टोर, हाइड्रोपोनिक्स एक ऑप्शन है बट फिर भी ये सपोर्ट एग्रीकल्चर करता है। फिर स्टोर वाटर, लैंड ही तो स्टोर करता है वाटर। फिर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रॉक साइकिल, बोले तो रॉक अंडरगोज कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू वेदरिंग, इरोजन एंड हीट प्रेशर। फाउंडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहीं पे सारा बिल्डिंग वगैरह सारा कंस्ट्रक्ट यही होता है, फाउंडेशन होता है लिथोस्फेयर किसी भी बिल्डिंग विल्डिंग का। आठवां, कंट्रोल्स अर्थ जियोलॉजिकल एक्टिविटी, द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेयर लेट्स टू द अर्थक्वेक्स, वोल्केनो एंड फॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ये हो गया इंपॉर्टेंस। अब आगे देखते हैं डिग्रेडेशन या तो थ्रेट्स टू द लिथोस्फेयर क्या हो सकता है। पहला, डिफोरेस्टेशन कॉमन है। माइनिंग एंड क्वेरिंग, बोले तो एग्जॉस्ट माइनिंग रिसोर्सेज डिस्टर्ब द नेचुरल सिस्टम इकोसिस्टम, ज़्यादा हम लोग जो माइनिंग कर देता है उसमें दिक्कत कर जाता है। फिर soil erosion caused by deforestation, grazing, inadequate farming methods, सही मेथड नहीं यूज किए तो उसे। अर्बनाइजेशन, desertification, excessive land use leads to decrease in soil fertility, जिस लैंड का फर्टिलिटी पूरे खत्म हो जाता है या तो मतलब वो डेजर्ट की तरह वो बिहेव करता है तो उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, एक ये भी वजह है। लैंडस्लाइड्स एंड इरोजन, ये भी एक वजह है। पॉल्यूशन, ये तो सब चीज़ में बैठ जाता है। फिर क्लाइमेट चेंज मॉडिफाइज द लैंडस्केप एंड स्पीड अप द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये सब है थ्रेड्स ऑफ लिथोस्फेयर। आगे हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन या तो सस्टेनेबल यूज ऑफ लिथोस्फेयर, कैसे हम लोग इसको सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं। पहला, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, ये तो इजी सा टॉपिक है। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम लोग को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपनाना पड़ेगा। कंट्रोल्ड माइनिंग देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा माइनिंग कर दो, कंट्रोल्ड वे में करना है। सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को हम लोग को लाना पड़ेगा, जैसे यूटिलाइजिंग काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग का मतलब आप जानते हो, प्लोइंग यहाँ पे GH होगा। काउंटर प्लोइंग का मतलब आप जानते हो, जैसे आपका ये जो है खेत है और हवा अगर आपका ऐसा ऐसा आ रहा है तो हम लोग को ये जो नाला जो बनाना है वो इस टाइप का बनाएंगे, बोले तो हॉरिजॉन्टल। और वही हवा अगर ऐसा चल रहा है तो हम लोग को इस टाइप का नाला बनाना पड़ेगा, वर्टिकल, जिसके कारण आपका इरोजन कम हो पाएगा। तो वही काउंटर काउंटर फ्लोइंग हो गया। फिर टेरेसिंग, बोले तो टेरेसिंग हम लोग करते हैं पहाड़ में, जैसे लेयर बाय लेयर हम लोग करते हैं, उसको टेरेसिंग हो गया। मल्चिंग, मल्चिंग का मतलब होता है कि कोई भी आपका जो धान धान होने के बाद जो पैडी हो गया, बोले तो पुआल हो गया या जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अपना खेत के ऊपर बिछा देना, दैट इज नोन एज मल्चिंग। इससे हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा,
लिमिटिंग अर्बन एक्सपेंशन। आजकल देखे होगे कि आप लोग सिटीज़ जो है वो एक्सपेंड करते जाता है, उसको रोकना पड़ेगा, उसको एक लिमिटेड एरिया ही पे रखना चाहिए। फिर बाय ये कैसे किया जा सकता है, बाय एडवोकेटिंग सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग। आगे वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा से करना पड़ेगा, इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल, लैंड रिस्टोरेशंस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आगे देखेंगे इन्फोर्सिंग इन्वायरमेंटल लॉज, इस्टेब्लिशिंग रेगुलेशन फॉर माइनिंग, डिफोरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ये हो गया कैसे हम लोग लिथोस्फेयर को बचा सकते हैं। आगे देखते हैं बायोस्फेयर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और इसको मैं अच्छा से डील किया हूँ, तो इसको थोड़ा आप लोग समझो। ठीक है, बायोस्फेयर, द बायोस्फेयर इज द ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, that includes all living organisms and their interaction, okay, with atmosphere, lithosphere and hydrosphere। समझ में आया? The biosphere is the biological ecological system, sorry, the biosphere is the global ecological system that includes all living organisms and their interactions with the atmosphere, lithosphere and hydrosphere, okay। ये देखो, ये जो बायोस्फीयर है, सेकेंड, ये जो बायोस्फीयर है वो उसको कहाँ पे, जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे ये करते हैं, इंटरएक्ट करते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। इट इज जोन ओनली नॉन जोन इन द इन यूनिवर्स दैट सपोर्ट्स लाइफ। एक ही नॉन जोन है जहाँ पे, एक ही जाना गया है जगह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, वो है बायोस्फीयर। एक्सटेंडिंग फ्रॉम डीपेस्ट ओशियन ट्रेंचेज, कहाँ से कहाँ तक, ओशियन का ट्रेंचेज से लेकर हाईएस्ट पीक्स ऑफ माउंटेन्स, वहाँ तक जहाँ भी लाइफ पॉसिबल होगा वहाँ पे जहाँ पे बायोस्फीयर होगा वहीं पे आपका लाइफ पॉसिबल होगा। हाँ, लेकिन कुछ कुछ का माउंटेन्स का एकदम पीक्स में चले जाओ तो वहाँ पे भी मतलब लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको वाटर प्रोवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, वहाँ पे थोड़ा मोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, लेकिन वो जस्ट इन द फेज ऑफ डोरमेंट फेज में होते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका बायोस्फीयर का इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसी में और हम लोग को करना है, इसका हम लोग को और मैं ऐड किया हूँ क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा पक्का। बायोस्फीयर जैसे डिस्कस बायोस्फीयर आ गया तो इस पे हम लोग को ज़्यादा नोट्स अवेलेबल रखना पड़ेगा। द बायोस्फीयर हैज़ इवॉल्व 3.8 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब इतना पहले का आपका इवॉल्व तब से कर रहा है, 3.8 बिलियन ईयर्स से ही आपका बायोस्फीयर इवॉल्व कर रहा है, शेपिंग द अर्थ इकोसिस्टम, अर्थ इकोसिस्टम को ये शेप कर रहा है। इट्स एक्ट्स एज अ बायोकेमिकल इंजन, continuously recycling essential elements like carbon, nitrogen and oxygen. The biosphere organisms the biosphere organisms from microbes to megafauna shape geological processes such as soil formation, sediment deposition. It also functions as Earth biological clock. ये important है. It also functions as Earth biological clock. Influences long-term climate patterns through carbon sequestration. इसका मतलब आप लोग जानते हो, इसका मतलब होता है कि कार्बन जो है एनवायरनमेंट में उसको कैसा एब्जॉर्ब करता है, कितना करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन सिक्रेशन। The biosphere is absent at extremes at north and south poles। जैसे अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ पे आपका बायोस्फीयर absent है, ठीक है, वहाँ पे नहीं पॉसिबल है। And the highest mountains and the deepest oceans, since existing hostile conditions do not support the life। ठीक है, however deforestation, pollution, climate change threaten its balance। As a self-sustaining yet fragile system, its conservation is essential for maintaining environment stability and ensuring the सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, बायोस्फीयर का इतना नोट्स आप लोग लिख लो, ये काफ़ी रहेगा। आगे देखो, बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट द, ये तो वही चीज़ फिर रिपीट हो गया, सॉरी, ये रिपीट हो गया था, सॉरी। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर।
Again, it supports life, maintains ecological balance, regulates climate, recycle nutrition, provide natural resources, controls water cycle, purifies air and water, enables human survival, ये important है, contributes to biodiversity, cultural and aesthetic values, ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर, वही चीज़ फिर से रिपीट होगा. एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, वही सब फिर से रिपीट हो रहा है. ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है. थ्रेट्स टू दी, आप लोग खुद से पढ़ लेना इसको. थ्रेट्स टू दी बायोस्फीयर, क्या क्या थ्रेट्स है, फिर वही होगा. डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ओवर पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट लेट्स टू न्यूमरस स्पेसीज, एक्सटेंशन में उन लोग को ले जाता है. 6 है ओवर फिशिंग एंड हंटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये लैंड डिग्रेडेशन, फिर प्लांट वेस्ट, इन्वेसिव, सॉरी यहाँ पे छूट गया था, इन्वेसिव स्पेसीज जो मैं एक्सप्लेन पहले किया था. तो ये जो थ्रेड्स है वो लगभग सिमिलर है. ठीक है, और आपका वो भी सिमिलर है, क्या इसको बोलते हैं, कंजर्वेशन मेथड भी सिमिलर है. आप लोग को इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. तो इसको बस आप लोग एक बार नोट्स बना लो, रट लो, सो दैट कि एग्ज़ाम में बस उसको आके छाप देना है. इस टॉपिक से सिर्फ बायोस्फीयर वाला पार्ट मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. बाकी सारा इजी सा है, आप इस नोट्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो. और आगे का लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड.